फॉर्म में आ रहा होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करें जो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मिनिमम पाथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम मिनिमम पाथ फाइंड कर रहे हैं, तो इट मीन ये भी हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। और जब हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हों तो फिर हम उनको या तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं या फिर हम उनको ग्रीडी एल्गोरिथम्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर आप इस प्रॉब्लम को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इस प्रॉब्लम के अंदर बेटा आपके पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी है। अगर आप रिकॉल करें डायनामिक प्रोग्रामिंग को, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग की हमने कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स होंगे वो किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेंगे। तो बेसिकली उसके अंदर दो तीन प्रॉपर्टीज थी। एक तो था कि प्रॉब्लम आपका डिवाइडेबल होना चाहिए, फिर हमने कहा था ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर होना चाहिए, और फिर हमने कहा था ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं जस्ट आपको इन नटशेल अगर आप एग्जांपल रिवाइज करवा दूं। जैसे कि हमने कहा था कि लेट्स से हमारे पास दो सिटीज हैं, आपने उन दोनों सिटीज को विजिट करना है, और मल्टीपल वेज हैं उस सिटी तक रीच करने के लिए, बट आपका जो टारगेट है कि आपने मिनिमम टाइम के अंदर आपने अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने रीच करना है। तो ये आपका मेन प्रॉब्लम है। लेट्स से आपने रीच करना था पॉइंट ए टू बी, बट आपको दरमियान में एक कॉन्स्टेंट या कंडीशन लगा दी गई कि आपने जब ए टू बी जाना है तो आपने दरमियान में एक और पॉइंट है सी, आपने इसको भी लाजमी विजिट करते हुए जाना है। तो एक्चुअली में आपका ये ओवरऑल प्रॉब्लम जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी पहले आपने ट्रैवल करना है फ्रॉम ए टू सी और फिर आपने ट्रैवल करना है फ्रॉम सी टू बी। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप ए टू बी ऑलरेडी अपना सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल पिक कर रहे थे, बट जब आपने आपका प्रॉब्लम डिवाइड हुआ यानी ए टू सी और सी टू बी में, तो अब आपने इस वाले सेक्शन को भी ऑप्टिमलिटी के साथ ही सॉल्व करना है। यानी आप ए टू सी जो अगर मल्टीपल पाथ हैं और मल्टीपल वेज हैं ए टू सी के सॉल्यूशंस फाइंड करने के, और अगर आप यहाँ पे अचीव करना चाह रहे हैं कि आपने मिनिमम टाइम में रीच करना है, तो फिर आपने ए टू सी भी वो वाला रास्ता पिक करना है जो कि आपका मिनिमम हो। अगर आपने ये वाला रास्ता मिनिमम पिक नहीं किया और आपने ओवरऑल बेशक ए टू बी ऑप्टिमल अचीव भी कर लिया, तब भी आपका सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल नहीं होगा। इसे हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर कहते हैं कि अगर आपने अपने प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है तो आपके सब प्रॉब्लम्स के अंदर भी ऑप्टिमलिटी लाजमी होनी चाहिए ओवरऑल ग्लोबल ऑप्टिमल को अचीव करने के लिए। सिमिलरली बेटा अगर आप इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें तो नॉर्मली ऐसा ऐसा बहुत कम होगा कि आपको दो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड मिले। अगर कनेक्टेड मिलेंगे भी सही तो डेफिनेटली आपने एक नोड से बाकी तमाम नोड्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी एक नोड बाकी तमाम नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होगा। जब वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होगा तो फिर डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है कि जो आपके इंटरमीडिएट नोड है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे ये सोर्स V1 है और मेरे पास डेस्टिनेशन क्या है बेटा V ऑफ k, और ये दरमियान में कुछ नोड्स है मेरे पास, लेट्स से नोड Vi है और नोड Vj है। तो ये मेरे सब प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि यानी पहले अब मैंने V1 से Vi पे रीच करना है, फिर मैंने Vi से Vj पे रीच करना है, फिर मैंने Vj से Vk पे रीच करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल पाथ हैं, फॉर एग्जांपल Vi टू Vj जो है मेरे पास दो पाथ हैं, एक Pij है और मेरे पास एक Pij बार है। ठीक हो गया, या Pij कॉम्प्लीमेंट है। तो फिर मुझे इन दोनों में से कौन सा रास्ता पिक करना है बेटा, जो दोनों में से ऑप्टिमल होगा। अगर मैंने यहाँ पे अपने पाथ को ऑप्टिमलिटी के साथ पिक नहीं किया तो मेरा ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो कभी भी मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो है वो कवर नहीं होगा। अब अगर आप इस स्लाइड के ऊपर फोकस करें तो देखें अगेन पहली बात वही है कि एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ जी आपके पास है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ वर्टिसेस हैं, सेट ऑफ एजेस हैं आपके पास। एक वेट फंक्शन है विच मीन आपके पास जितने भी एजेस होंगे उन एजेस के ऊपर कोई ना कोई रियल वैल्यू गिवन होगी। बेसिकली यहाँ पे रियल वैल्यूज को वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब शॉर्टेस्ट पाथ आपने फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट पाथ आपका क्या होगा, डेफिनेटली इन वर्टिसेस से गुजरता हुआ, तमाम वर्टिसेस में से नहीं, जो वर्टिसेस कनेक्टेड हैं उन्हीं में से गुजरता हुआ। यानी आपने क्या फाइंड करना है बेटा, V1 टू Vk तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। और ये आपके पास पाथ जो है वो सेंटर में गिवन है, V1 V2 अप टू जितने भी वर्टिसेस आप रास्ते में फेस करेंगे।
एंड देयर मे बी अ सब पाथ, जैसे कि सब पाथ देखें v ऑफ i टू v ऑफ j आपके पास आ रहा है, और ये जो आपके सारे सब पाथ होंगे ये आपके ओवरऑल आपके जो स्टार्ट और एंड पाथ उसके इंटरमीडिएट हैं। तो आप अगर इस वाली क्वेश्चन को देखें तो अगर आपके जो जो मिनिमम पाथ हैं वो i और j के साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो आपका ये वाले पाथ ग्रेटर देन 1 रियल वाली, जब हम कहते हैं ना रियल वैल्यूज हैं तो रियल वैल्यूज को हम फिर पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएंगे आपके, और लेस देन एंड इक्वल टू k मीन आपके लास्ट नोड से हमेशा लेस होंगे। अगर v1 और v के डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और उनकी वैल्यूज कम हैं तो फिर तो हमें इंटरमीडिएट पाथ की जरूरत ही नहीं है ना, फिर हमारा प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो करंटली अगर आप देखें तो अगर आपके पास है ही एक पाथ और आपका, तो फिर डेफिनेटली यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, लाइक p ऑफ v1 से vi तक रीच करने का पाथ i1 है, फिर i से j तक रीच करने का जो पाथ है वो ij है, और j से k तक रीच करने का पाथ जो है वो jk है आपके पास। ये देखें ये उस w ऑफ p को रिप्रेजेंट किया गया कि आपके पास वेट ऑफ पाथ क्या बनेगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास देखें v ऑफ i टू v ऑफ j, अगर आपके पास एक और पाथ भी है और लेट्स से कि ये वाला जो पाथ है ये p ऑफ i j से लेस है, तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपकी जो पहली वाली स्टेटमेंट है कि आपका ये वाला पाथ जो है ये शॉर्टेस्ट है, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। मीन अब आपका पाथ जो है वो ये वाला शॉर्टेस्ट नहीं है बल्कि आपका पाथ जो है वो ये वाला शॉर्टेस्ट है जो कि p ऑफ i j बार है। इन केस अगर v ऑफ i और j के दरमियान ये जो सेकंड वाला पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इट मीन्स कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स को भी के ऊपर भी पूरा उतरेगी, यानी जो आपके इंटरमीडिएट नोड्स हैं ना, स्टार्ट नोड और एंड नोड के दरमियान जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो इंटरमीडिएट नोड्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और उनके दरमियान भी मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। तो आपने उनके दरमियान भी ये हमेशा माइंड में कंसीडर करना है इसको कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हुए जाना है। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। अब सिंपली देखें इसमें दो पाथ कैलकुलेट हुए, एक W ऑफ P जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, फिर जब यहाँ पे एक नया पाथ जो है वो हमने उसको ड्रॉ किया तो हमारे पास ये नया पाथ जो कैलकुलेट हुआ W ऑफ P ऑफ I है। लेट्स से अगर हम सपोज करें कि हमारे पास वो ये जो पाथ है ये शॉर्ट है, तो फिर डेफिनेटली हमारा जो पहले वाला प्रॉब्लम है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। अच्छा बेटा, अब जब आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसमें एक फैक्टर हमारा नेगेटिव एजेस का आता है और इसको भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले थोड़ी सी इसके रेलिवेंट टेक्निकल चीज़ें हैं, उन टेक्निकलिटी को केयरफुली लिसन कीजिएगा, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। मैं ये ज़रा ड्राइंग्स अपनी रेज कर दूं। अच्छा बेटा, देयर में बी पॉसिबल कि आपके पास जो एजेस के ऊपर वेट है वो नेगेटिव भी हो। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि नेगेटिव वेट कैसे हो सकता है, अगर आप पाथ फाइंड कर रहे हैं दो एजेस के दरमियान तो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। एक्चुअली में बेटा हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ग्राफ के ऊपर मैप करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो वेट है वो हमेशा डिस्टेंस ही होगा। आपका ये जो वेट है ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी चीज़ की कॉस्ट हो सकती है, ये किसी चीज़ की अर्निंग हो सकती है, इट माइट बी समथिंग फ्लोइंग, तो ये उस चीज़ की क्वांटिटी हो सकती है। तो देयर में भी पॉसिबल कि आपके एजेस के ऊपर जो वेट है वो नेगेटिव हो, ये भी पॉसिबल है जब आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। और अगर आपके पास जो वेट है वो नेगेटिव है तो फिर आपने इसको कभी ऐसे नहीं सोचना कि ये मतलब जैसे रो डिस्टेंस है तो वो तो कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो फिर आपने इस क्वांटिटी को एज ए डिस्टेंस सपोज नहीं करना। आप इसको थिंक आउट कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी डिस्टेंस नहीं है बल्कि कोई और क्वांटिटीज हैं जिसके ऊपर नेगेटिव एजेस भी आ रहे हैं। बट ओवरऑल आपका प्रॉब्लम वही रहेगा। प्रॉब्लम आपका क्या रहेगा कि आपने हमेशा शॉर्टेस्ट मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है, चाहे वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है या प्लस आ रहा है। बट अगर पॉइंट आपका वेट जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो पाथ में आपका फिर भी समेशन ही रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं S टू B का पाथ फाइंड करूं बेटा तो मेरे पास ये पाथ क्या बनेगा, ये 3 - 4 यानी -1 बनेगा। ठीक हो गया, पाथ मेरा वही रहेगा। बट अब आप इसको
सपोज करें कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये कुछ और किसी और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस क्वांटिटी के अंदर माइनस वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पास लेट्स से जब कोई सिनेरियो आता है तो हम उस सिनेरियो को फौरन ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम ग्राफ के ऊपर बैठ के कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन सिनेरियोज के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। नंबर एक। नंबर दो बेटा, ये भी पॉसिबल है कि आपके ग्राफ के अंदर साइकिल्स हों। साइकिल से क्या मुराद है कि जैसे अगर आप सी और डी को देखें, ये दो नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये जो सिचुएशन बन रही है ये एक साइकिल की सिचुएशन इसे हम कहते हैं, यानी सी टू डी एंड डी टू अगेन आपके पास जो है वो सी का पाथ कैलकुलेट हो रहा है। ये आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ डायरेक्टेड है, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर बेटा अगर आपके पास किसी एक नोड या एक से ज्यादा नोड्स के ऊपर, सारी नोड्स नहीं लेकिन एक या एक से ज्यादा नोड्स के ऊपर अगर डबल एरो आ जाए तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास एक साइकिल है। तो साइकिल का क्या मीनिंग है कि आप अगेन एंड अगेन यहाँ पे रीच कर सकते हैं, यानी सी से डी एंड डी से सी, सी से डी एंड डी से सी आप अगेन एंड अगेन जो है वो रोटेट कर सकते हैं। बेटा इन दो चीजों की समझ आई। अब हम नेक्स्ट इससे रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरा केयरफुली अब लिसन कीजिएगा ताकि फिर नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट जब हम इसका सोल्यूशन स्टडी करेंगे फिर वहां पे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में जब तक हमारे पास ग्राफ के ऊपर वेट जो है वो पॉजिटिव रहता है और कोई साइकिल नहीं आता हमारे पास, तब तक हमें शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स नॉर्मली हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, प्रॉब्लम हमारे लिए इजी से सॉल्व हो जाते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट किया जा सकता है। लेकिन जब बेटा हमारे पास ग्राफ के ऊपर साइकिल्स आ जाएं और साइकिल्स के साथ साथ उनके ऊपर किसी एक एज के ऊपर या एक से ज़्यादा एज के ऊपर नेगेटिव वेट आ जाए, तो फिर ऐसा पॉसिबल है सम केसेस के अंदर कि हम फिर वो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कभी भी फाइंड ना कर सकें। कैसे नहीं फाइंड कर सकते, बेसिकली ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अब कैसे नहीं फाइंड कर सकते, हम इसी ग्राफ को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अब जैसे कि आप देखें, अब कुछ नोड्स के दरमियान हम डिस्टेंस को सपोज करते हैं, लेट्स से एस टू ए सिर्फ एक ही पाथ है, यानी आप अगर आप देखें इसको सोर्स सपोज करें और ए को अगर आप डेस्टिनेशन सपोज करें, तो एस टू ए सिर्फ एक ही पाथ है, उस पाथ की बेटा कॉस्ट क्या आपके पास 3 है, दैट्स फाइन। इसी तरह एस टू बी, एस टू बी देखें तो सिर्फ एक ही पाथ है और उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, ये सिर्फ नेगेटिव वेट का भी इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 3 माइनस 4, यानी इसकी जो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। अगर आप देखें तो ये बेसिकली नोड के अंदर उसका जो जो वैल्यू राइट की गई है वो उस पाथ की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह बेटा अगर हम S2C देखें तो S2C के अंदर हमारे पास इनफाइनाइटली बहुत सारे पाथ बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं एक मिनट को रेज कर दूं, यस, S2C बेटा हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पाथ बन रहे हैं। कैसे मैनी पाथ बन रहे हैं, एक तो मैं S से C डायरेक्टली रीच कर सकता हूँ, तो ये पहला पाथ मेरा S2C डायरेक्टली रीच हो जाएगा। दूसरा पाथ क्या है बेटा, मैं S2C C टू D और D टू अगेन C आ सकता हूँ। मैंने कहा था ना जब आपके पास साइकिल होता है तो साइकिल आपका अगेन एंड अगेन रोटेट करता रहता है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक पाथ आ गया S2C, दूसरा पाथ आ गया SCDC, ठीक हो गया। अब तीसरा पाथ मेरे पास और भी आ सकता है, वो क्या, SCDC एंड अगेन CD, क्योंकि ये साइकिल है और इसी तरह ये अगेन एंड अगेन चलता रहेगा, यानी SCDCCDCD अगेन एंड अगेन ये चलता रहेगा ये मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इस साइकिल का बेटा वेट कैलकुलेट करूँ, साइकिल का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, यानी आपने किसका वेट कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है CDC, साइकिल क्या आपके पास CD एंड C। अगर आप इसका वेट कैलकुलेट करें तो वेट क्या आएगा बेटा, 6 पॉजिटिव में है और जो 3 है वो नेगेटिव में है, तो बेसिकली साइकिल का वेट कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास 3 वेट हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये एक पॉजिटिव वेट आया जब आपने एक साइकिल का वेट कैलकुलेट किया है। अब अगर मैं S2C का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करूं बेटा, तो S2C का डायरेक्ट पाथ क्या है मेरे पास, S2C का मेरे पास डायरेक्ट पाथ है 5, और अगर मैं थ्रू साइकिल इसका पाथ कैलकुलेट करूं, साइकिल देखें जैसे ये साइकिल है ना, तो CDC का पाथ मेरे पास, साइकिल का मेरे पास जो वेट है वो क्या आया, नेट पाथ मेरे पास क्या आया, वो 3 है।
यानी 5 प्लस 3 मेरे पास कितना हो जाएगा 8। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं साइकिल को अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहूं तो हर दफा साइकिल की कॉस्ट मेरे पास कितनी पड़ेगी? पहली दफा 3 पड़ेगी, अब अगर दोबारा आएगा तो फिर 3 पड़ेगी, दोबारा आएगा तो फिर 3 पड़ेगी, दोबारा आएगा तो फिर 3 पड़ेगी, यानी ये 3 एंड अगेन चलता रहेगा। तो ये कॉस्ट अगर आप इस कॉस्ट से कंपेयर करें तो ये कॉस्ट हमेशा कम रहेगी, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कम रहेगी और हमारे साइकिल की कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी। आप इस साइकिल को इनफाइनाइटली चला सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बनेगा, शॉर्टेस्ट पाथ वही बनेगा जो आपका डायरेक्ट पाथ है। तो अगर बेटा साइकिल के अंदर, अगर साइकिल है आपके पास और साइकिल में नेगेटिव वेट है लेकिन उसका नेट वेट पॉजिटिव में आ जाए तो फिर आप शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, फिर वो कंप्यूटेबल है। जिसकी एग्जांपल ये है, देखें, समेशन यानी सेगमेंट्स एस एंड सी, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एस ऑफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस ऑफ सी। जो आपके पास वेट ऑफ जो वेट ऑफ पाथ एस टू सी का है वो 5 है, तो वही इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। अगर अभी साइकिल और नेगेटिव वेट को सपोज करें तो पाथ आपका इंक्रीज होता जा रहा है, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए आपने तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना, तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा इस पॉइंट की समझ आई है? अगर नहीं समझ आई तो बताएं मुझे। साइकिल जो होता है वो इनफाइनाइटली चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं हो सकता, आप उसको इनफाइनाइटली चला सकते हैं। साइकिल का नेट वेट मैटर करता है, नेट वेट पॉजिटिव में आ जाए तो इट मीन कि अब आपका साइकिल इंक्रीज होने से, यानी आप जैसे साइकिल्स बढ़ाते जाएंगे और अगली आइटरेशंस को सपोज करेंगे आप, तो कॉस्ट में इंक्रीज ही आएगा, कॉस्ट में डिक्रीज कभी भी नहीं आएगा। तो आप मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीवियस वाला पाथ है वही शॉर्टेस्ट होगा, जो क्या, या जो यूं कह ले पहले साइकिल के ऊपर माइट भी पाथ आएगा वो शॉर्टेस्ट होगा, फिर आप जैसे साइकिल्स बढ़ाते जाएंगे वो उस पाथ में आपका इंक्रीज आता जाएगा। ऑलराइट, अब किसी और नोड को सपोज करते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव वेट कहाँ प्रॉब्लम करते हैं और साइकिल्स कहाँ प्रॉब्लम करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है बेटा हमारी कि सपोज करें हमने पाथ फाइंड करना है बिटवीन एस टू ई, ठीक है, और एस टू ई को अगर आप ऑब्जर्व करें, एस टू ई कौन सा आपका, एस टू ई ये है, और जैसे एस टू सी के अंदर एक साइकिल था वैसे एस टू ई के अंदर भी आपके इनफाइनाइटली मैनी पाथ बन सकते हैं, क्योंकि आपका ई जो है एक्चुअली में एक साइकिल में आ रहा है, जो कि साइकिल उसका ई एफ ई एक साइकिल बन रहा है उसका। ठीक हो गया। अब पाथ देखें तो एस टू ई का डायरेक्ट पाथ है जिसकी कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। और मेरे पास आगे एक और पाथ बन रहा है क्योंकि साइकिल है आगे, तो एस ई एफ ई एक पाथ बन रहा है। और अब आप इसको कंटिन्यूसली जहां तक चलाना चाहें चला सकते हैं आप। तो आपका अगला पाथ अगेन देखें, एस ई एफ ई, फिर एफ ई बनेगा, फिर एफ ई बनेगा, फिर एफ ई बनेगा, फिर एफ ई बनेगा, फिर एफ ई बनेगा।